So my name is Om and we came from Nagpur Animal Liberation. Nagpur Animal Liberation is a group in which we focus on awareness about veganism. Do you guys heard about veganism? veganism शब्द किसी ने सुना है पहले इसके पहले? ओके, तो हम धीरे धीरे समझेंगे veganism क्या है. वेजिटेरियन सुना है सबने? नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियंस, उसी से रिलेटेड है veganism भी. ठीक है, तो आप ऋषिकेश भाई को जानते हो? कौन कौन जानता है? ऑलमोस्ट सारे जन जानते हैं यहाँ से. ठीक है ना. सो मैं ऋषिकेश भैया का ही फ्रेंड हूँ एक. ठीक है, सो वो भी हमें ज्वाइन हुए अभी नागपुर एनिमल लिबरेशन में. सो हम धीरे धीरे समझेंगे कि क्या क्या होता है पोल्ट्री फार्म्स में, डेयरी इंडस्ट्री में, और गौ हत्या क्या असली कारण क्या है, हम उसे समझेंगे आज. ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक डिस्क्लेमर से. आप प्लीज़, मैंने आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप प्लीज़ डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए एक बार. अरे हाँ हाँ ना, चेंज कर लेना तो हम. ठीक है. सो इन दिस सेशन वी आर नॉट टेलिंग इन व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट डू. दिस इज़ प्योरली एन इन्फॉर्मेटिव सेशन. ठीक है ना. कोई यहाँ पे किसी के भाव को ठेस नहीं पहुँचाने वाले हम. ठीक है, ये कुछ आइडियाज़ है जो बेटर लिविंग की तरफ जाते हैं. सो किसी को भी यहाँ पे कोई बुरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. तो जैसे डिस्क्लेमर है आगे. सो द टॉपिक ऑफ द सेशन इज़ द मोस्ट कैजुअली इग्नोर्ड बीइंग्स ऑन अर्थ, एनिमल्स. ठीक है, नेक्स्ट. सो कुछ रिसेंट सिनेरियोज लेते हैं कि एनिमल्स की कंडीशन कैसी है नागपुर में और हम किस तरह से उन्हें टैकल करते हैं. इंस्टाग्राम कौन कौन यूज़ करता है यहाँ पे? इंस्टाग्राम कौन कौन यूज़ करता है? सारे जन यूज़ करते हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा है यहाँ पे. ओके. सो इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि केरला में एक हादसा हुआ था. ओके, केरला में एक हादसा हुआ था जहाँ पे कुछ लोगों ने पाइनएप्पल लिया था, उसके अंदर बॉम्ब रखा था, और एक प्रेग्नेंट एलिफेंट थी, उसके मुंह में वो बॉम्ब रख दिया था और उसके मुंह में फोड़ दिया था बॉम्ब वो. तो उसके चलते उसका जबड़ा फूट गया, उसकी जीभ फट गई, उसके दांत फट गए. सो इस पर हमने क्या किया था, हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया. हमने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे हमने पोस्ट बनाना शुरू किया, ट्वीट्स डालना शुरू किया कि भाई ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए. राइट. नेक्स्ट सीन में क्या हुआ था कि चाइना में एक एंटार्क्टिका से चाइना की गवर्नमेंट ने एक बियर को लाया था, पोलार बियर को. वो उसके हैबिटेट से अलग एक ज़ू में रह रहा था. वो वहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब होता गया क्योंकि वो उसके लिए एक जेल सामान है. वो उसके हैबिटेट से ऐसे अलग आर्टिफिशियल जगह पे रह रहा था वो. सो हमने इसके भी ऊपर आवाज़ उठाना शुरू किया. ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अमरावती में ही एक हादसा हुआ था जहाँ पे आप देख सकते हो एक आदमी ने एक कुत्ते की गले पे रोप बांध के उसको गाड़ी से खींचा था. 4th में पता होगा कि 400 एकड़ जंगल कटने वाला था. सो मैं यहाँ पे आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, गौ हत्या और पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म को समझने से पहले हम एनिमल्स को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हमें पहले वो पर्सपेक्टिव समझना है. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन, फुल ऑफ एनिमल्स, कौन कौन प्यार करते हैं एनिमल्स से, यहाँ पे हाथ ऊपर कीजिए अपना. आप प्लीज़ कोऑर्डिनेट कीजिए मुझे ताकि सेशन भी और बेहतर हो. कौन कौन एनिमल्स से प्यार करता है यहाँ पे? आई थिंक ओके, सारे ही करते हैं. तो पर्सपेक्टिव समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किस तरह से हम एनिमल्स को देखते हैं. ठीक है. सो कुछ सिनेरियोज लेते हैं यहाँ पे. पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको, आप प्लीज़ मुझे आंसर कीजिए उसका. ठीक है. तो मैंने पहला क्वेश्चन करता है कि हु लव एनिमल्स. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए एक सिनेरियो लेते हैं, मैं रोड पे चल रहा हूँ, मेरे पीछे से एक डॉग आ रहा है. ठीक है ना. मैं बिस्किट खाते हुए चल रहा हूँ रोड पर, पीछे से एक डॉग आ रहा है, उसके आँखों में मुझे दिख रहा है भूख है उसके आँखों में, ही इज़ वेरी हंग्री. सो आप मेरी जगह होते तो क्या आप उसे एक बिस्किट देते? यस और नो? ओके. सेकंड सिनेरियो लेते हैं, वही डॉग एक कोने में बैठा है और कोई आदमी आके उसी रोड पर एक स्टिक से उसके सर पे ज़ोर से हिट करता है ताकि वो डॉग मर जाए. तो क्या आपके हिसाब से ये एनिमल क्रूएल्टी है? एनिमल क्रूएल्टी, प्लीज़ यस नो? ओके. थर्ड सिनेरियो, उसी कोने में सेम आदमी सेम स्टिक लेके सेम रोड पर, लेकिन उस डॉग की जगह एक गोट है, बकरा.
तो क्या, और उसी स्टिक से वो आदमी उस गोट को भी ज़ोर से सर पे हिट करे, तो क्या आपके हिसाब से ये भी एनिमल क्रूएल्टी है? आई थिंक डॉग के टाइम पे ज़्यादा आवाज़ थी इसकी, लेकिन गोट के टाइम पे कम होगी। ओके, फोर्थ सिनेरियो, उसी गोट को सबके सामने नहीं किसी बंद कमरे में मार दिया जाए, उसके छोटे छोटे पीसेस किए जाए, उसको राइस एंड मसाले के साथ मिक्स किया जाए और प्लेट में सबको सर्व किया जाए, तो क्या आप उस प्लेट को देख के बोलोगे ओ माय गॉड एनिमल अब्यूज़ और ओ माय गॉड बिरयानी? आपका ऑनेस्ट रिएक्शन क्या रहेगा इस पर? बिरयानी, राइट, कोई बोला बिरयानी, ओके ठीक है। सो इस चीज़ से हम एक नए, इस सिनेरियो से हम एक नए वर्ड के बारे में सीखे आज, विच इज़, आगे करना, विच इज़ स्पीशीज़िज्म। So what is speciesism? Speciesism is a hatred or discrimination taught to young individuals by their parents, their teachers, their culture, where they grew up in. Speciesism is thinking in which we humans are of some reason more superior to some animals. Therefore, we think that we have the right to kill, enslave, torture, use or abuse in any way we see fit without any penalty. ठीक है? So सब लोग प्लीज़ इस पिक्चर को गौर से देखिए। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक वुमेन है यहाँ पे, वो बोल रही है आई लव एनिमल्स, लेकिन वो एक स्लॉटर मीन्स एक बूचर को पैसे दे रही है ताकि वो उस गोट का मांस खा सके। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ ऑब्जर्व दिस पिक्चर। ये पिक्चर कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बना रही है, क्योंकि वो लड़की क्या बोल रही है आई लव एनिमल्स, लेकिन वो एक गोट के मांस के लिए पैसे दे रही है किसी को। कैन द वर्ड लव एंड किल गो टुगेदर? लव एंड किल में कितना ज़्यादा फ़र्क है, किसी को मारना, किसी को प्यार करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में भी। आई वॉन्ट प्लीज़ उस दोनों गोट और डॉग को प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए आप। बोथ हैव आइज टू सी, अ नोज टू स्मेल, ईयर्स टू हियर, अ माइंड टू थिंक, अ हार्ट टू बीट एंड द ब्लड टू ब्लीड। आरंट दे प्रिटी मच इक्वल? बट वाई इन अवर सोसाइटी वी डू नॉट ट्रीट देम इक्वली? ओके, पीछे करना है, पीछे मैं आपको ये कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। हिस्टोरिकली हमने कुछ चीज़ें गलत की है जो आज हम 21st सेंचुरी में आके कह सकते कि हमने बहुत गलत किया है। फॉर एग्जांपल कास्टिज़म, सेक्सिज़म, चाइल्ड मैरिज, रेसिज्म, स्लेवरी, सती। कास्टिज़म में होता क्या था? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट। कुछ कास्ट को हम बहुत सुपीरियर मानते थे, कुछ कास्ट को हम बहुत इन्फीरियर मानते थे, उसके हिसाब से हम डिस्क्रिमिनेट करते, उसके हिसाब से ही हमने गवर्नमेंट में लॉज बनाए थे, राइट। सेक्सिज्म, जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन करना। इंडिया में हिस्टोरिकली अगर 100 साल पहले, जैसे 200 साल पहले अब जन्मे होते, तो फिर वुमेन्स को कोई राइट नहीं थे, उनको बस बच्चे पालना, घर संभालना, उनके बस यही काम थे। सो मेन वेयर सुपीरियर दैन ह्यूमन्स, ठीक है ना, हमारे दादा परदादा के टाइम पे। लेकिन आज हम मानते, आज हम यहाँ पे सब लोग आए हैं, हम खुद डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, राइट, कोई गर्ल है, कोई बॉय है, लेकिन हम सब ये मानते हैं कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पूर्वज बैठे होते, आपके दादा परदादा बैठे होते और मैं उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में बता रहा होता, क्या वो मेरी बात मानते? बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि उनको भी वही बचपन से वही मेंटालिटी से बड़ा किया है कि यार ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है, वुमेन्स हमसे इन्फीरियर है, हम उनसे सुपीरियर है, बॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके टाइम पे। सो जिस मेंटालिटी से आपको बड़ा किया गया है, वही मेंटालिटी आपके फ्यूचर में भी आपको दिखाई देती है, राइट। सो इन चीज़ों में भी कुछ कुछ जगह पे सेक्सिज्म और रेसिज्म जैसे आज भी चलते हैं, यहाँ पे गर्ल्स भी बैठे हैं, तो फिर वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि कुछ कुछ जगह पे, फॉर एग्जांपल राजस्थान साइड, या फिर किसी का नाम नहीं लेना जाता किसी स्टेट का, लेकिन वहाँ पे अभी भी गर्ल्स को निचले दर्जे से देखा जाता है, उनको यही कहा जाता है कि तुम बस घर के कामों के लिए और बच्चे पालने के लिए बड़े हुए हो, ठीक है। सो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें गलत है। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन हाँ, उस टाइम की सोसाइटी कौन सी थी? कास्टिस्ट सोसाइटी, सेक्सिस्ट सोसाइटी, रेसिस्ट सोसाइटी। आज की सोसाइटी क्या है? स्पीशीजिस्टिक सोसाइटी। जब मैंने क्लास में पूछा कि हु लव एनिमल्स, आई थिंक सब लोगों ने हाँ बोला था, लेकिन लव एनिमल्स एंड किल एनिमल्स कुछ खास सेंस नहीं बना था, राइट। आई थिंक यहाँ पे मैक्सिमम लोग दही, घी, पनीर, आइसक्रीम, चिकन, मटन, एग्स,
ठीक है, सब लोग कंज्यूम करते होंगे, इट्स ओके, ठीक है। आगे देखेंगे कि क्यों कंज्यूम करना या ना करना, हम आगे समझेंगे उन्हें, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से आगे। सो सेंटिएंट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स ऑल एनिमल स्पीशीज, ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस। सेंटियंस मीन्स कुछ सोचने की क्षमता या फिर पेन फील करना, हम इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। सो ठीक है, हाँ कर लो आप। मैं आपको कितना भी बताऊँ कि हम कितने हद तक एनिमल क्रुएल्टी करते हैं एनिमल्स पे, पोल्ट्री फार्म, डेयरी इंडस्ट्री, यहाँ पे स्लॉटर हाउसेस, ठीक है। एक सेकेंड, मैं कितना भी फील कराऊँ आपको, कितना भी बताऊँ, पूरी एनर्जी के साथ बताऊँ, तभी आप उतना फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप दृश्य नहीं देखोगे तब तक समझेगा नहीं आपको। इसलिए इस चीज़ का सॉल्यूशन लाते हुए हमने एक वीडियो लाया यहाँ पे। वार्निंग ऐसी है कि इसमें ग्राफिक्स है, इसमें एक्चुअली क्या होता है स्लॉटर हाउसेस में, पोल्ट्री फार्म्स में और डेयरी इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, यहाँ पे उसकी फुटेजेस है। तो किसी को भी लगे या फिर किसी को ब्लड फोबिया रहा यहाँ पे, तो फिर वो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, या फिर किसी को भी बीच में लगे कि यार ये मेरी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाँ हाँ, सो डिसिप्लिन के साथ ही वीडियो देखना है, ठीक है। लेकिन आंखें बंद करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि अगर आप ये देख भी नहीं पा रहे हो, वो एनिमल्स वहाँ पे लाइव सफ़र कर रहे हैं, किसकी वजह से, हमारी वजह से, हमारे कंजम्पशन की वजह से। आगे समझेंगे कि हम किस तरह से इसे रोक सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक फ्रीडम फाइटर की स्पिरिट से आपको इसे देखना है, क्योंकि ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के सेमिनार के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने ये वीडियो शायद से 200-250 बार देख लिया होगा, और मेरे आज भी वही सेम रिएक्शंस आते हैं जो आज आपके थे। ये वीडियो दिखा है क्यों मैंने आपको, ये वीडियो देखना, इसे समझना, इसमें हो क्या रहा है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह हम हैं, ठीक है। ये हमारी वजह से ही हो रहा है। आप बोलोगे कि हम तो गौ मांस का खाते नहीं, पहनते नहीं, लेदर नहीं पहनते, ऐसा वैसा, लेकिन इसके पीछे भी गौ मांस आता कहाँ से है, गाय जा क्यों रही है वहाँ पे कटने के लिए वगैरह, ये समझ दे आज पूरे लेक्चर में। ये भी लेक्चर 50 मिनट्स का होगा, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस भी ला सकते हैं आगे। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे आपके मन में रखिए, हम लास्ट में Q&A सेशन लेंगे 15 मिनट का, वहाँ पे आप अपनी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो ठीक है, हम एनिमल्स का यूज़ किस किस के लिए करते हैं, फॉर क्लोथिंग, फॉर फूड, ओके, वुलन क्लॉथ्स, हनी, चिकन, फॉर फूड, लेदर, फॉर एंटरटेनमेंट, हॉर्स राइडिंग, ज़ू, एंटरटेनमेंट के लिए, दूध, अंडे, घी, पनीर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये मेन चीज़ें थी तो मैंने आपके सामने अभी रखी। सो आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में ही पोल्ट्री फार्म का था, कुछ सेपरेट कर रहे हैं उनके जेंडर के लिए, और ग्राइंड किया जा रहा है मेल चिक्स को, ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। तो इसे समझते हैं, डीबिकिंग क्यों करें, चोंच काट दी जा रही है, ऐसा क्यों होता है। सो पोल्ट्री फार्म को क्या मतलब बिजनेस है, वो भी, उनको भी प्रॉफिट चाहिए, राइट। सो प्रॉफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंडे चाहिए उन्हें, कम से कम मुर्गियों से, कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हमें अंडे चाहिए उन्हें। तो फिर होता क्या है, पहली बात तो 2 टाइप्स के चिकन्स रहते हैं, एक लेयरर्स, दूसरे ब्रॉयलर्स। सबको बताऊंगा आई थिंक, लेयरर्स और ब्रॉयलर्स रहते हैं। ब्रॉयलर्स मांस खाने के लिए काम आते हैं, लेयरर्स अंडे देने के लिए काम आते हैं, राइट। पोल्ट्री फार्म को कौन चाहिए होता है, लेयरर्स, ऑफ कोर्स। लेयरर्स में 2 टाइप्स रहते हैं, मेल और फीमेल। तो मेल लेयरर्स का पोल्ट्री फार्म को कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि वो अंडे नहीं दे पाते, राइट, कॉमन सेंस। तो फिर उन्हें बस फीमेल लेयर से चाहिए, लेकिन अंडे से तो 50-50% चांस है, मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, फीमेल होगा तो फिर मेल होगा तो आप देख सकते हो उन्हें ग्राइंड किया जाता है, डुबो दिया जाता है, जला दिया जाता है, कुछ भी करके उन्हें डिस्पोज किया जाता है, राइट। क्योंकि मेल का कोई काम नहीं होता, क्योंकि उनके लिए वो लॉस ही है एक प्रकार से, और मेल लेयर का मांस खाने के लिए हम प्रयोग नहीं कर सकते, ओके। सो जो भी फीमेल लेयर बचती हैं उनसे भी हमें मैक्सिमम अंडे चाहिए होते हैं। एक फीमेल लेयरर नेचुरली साल में 12 से 14 अंडे ही दे पाती है,
लेकिन हम कुछ भी आर्टिफिशियल उन्हें इंजेक्शन देकर या फिर उन्हें इंसेमिनेट कर कर कुछ भी कर कर हम उनसे 300 से 400 अंडे सालाना लेते हैं। आप सोच सकते हो 12 से 14 नेचुरल देते हैं, लेकिन हम आर्टिफिशियली उन पर कृत्रिम तरीके से उनसे हम 300 से 400 अंडे लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया ये चीज़। इसके चलते उनके कैल्शियम, उनके बोन्स भी हार मान जाते हैं, फिर वो जल्दी से मर जाती है। लेकिन हमें फिर भी हमें 300-400 अंडे मिले, हमें फिर भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए उनसे। तो फिर उन्हें छोटे छोटे पिंजरों में, इतने से पिंजरों में 10-12 मुर्गियाँ भर दी जाती है। उन्हें बैटरी केजेस कहते हैं। इतने पिंजरों में 10-12 मुर्गियाँ, वो पूरी तरीके से इरिटेट हो जाती है, वो एक दूसरे को चोंच मारना शुरू कर देती है। इसलिए हमने क्या किया, फीमेल लेयर की चोंच काट दी हमने। और वो चोंच काटना हमारे नाखून काटने के समान नहीं होता है। जितना हमें हमारी उंगली काटने पे दर्द होता है, उतना ही उन्हें चोंच काटने पे दर्द होता है, क्योंकि वो भी उनका एक सेंटिएंट हिस्सा रहता है, सेंटिएंट वाला। सो इस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्म एक मुर्गी को कभी भी एज अ फैमिली मेम्बर तो छोड़ो, एक ऐसे जीव के तौर पे भी नहीं देखता, उसे वो एक प्रोडक्ट के तौर पे देखता है कि मुझे भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। और जब एक मुर्गी अंडे देना बंद कर दे, बंद तो मतलब बूढ़ी हो जाए एकदम से, अंडे देने के बाद वो मर सकती है, उसकी ऐसी कंडीशन हो जाए, तब उसे मांस के लिए बेच देते हैं। सो दिस इज़, अगर आप बोलोगे कि मैं अंडे खाता हूँ, मैं तो इतनी क्रूएल्टी नहीं करता भाई, अंडा तो वेज होता है, ठीक है। मैंने कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी थी, अभी शायद परसों ही देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट। वहाँ पे 2 लोग डिबेट कर रहे थे कि भाई अंडा वेज है कि नॉन वेज है। अंडा वेज, एक जो वेज बोल रहा था अंडा वेज है, उसका ये मानना था कि एक दिन तक अंडा वेज रहता है, उसके बाद उसमें लाइफ आना शुरू हो जाती है। तो फिर मैं कहता हूँ कि अंडे की प्रोसेस क्या है, अंडा किस तरह से बन रहा है। अंडे के पीछे एक मेल चिक का बलिदान है और एक फ़ीमेल की पूरी लाइफ बर्बाद है उसके पीछे, और फीमेल का भी बाद में बलिदान होता है। नेक्स्ट, तो वो थी पोल्ट्री फार्म की डार्क रियलिटी। मैं आपको एक सिनेरियो लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 3 चिक्स है और एक ग्राइंडर है मेरे पास। आपको बस इतना करना है, आप में से किसी को आना है यहाँ पे, एक चिक को ग्राइंडर में डालना है और बटन ऑन करनी है। कौन कौन आगे आएगा ये काम करने के लिए? अपना हाथ उठाए। कोई नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको 10,000 रुपये दूँ या फिर 1,00,000 रुपये दे दूँगा मैं आपको, कौन कौन आगे आके ये काम कर सकता है? कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। जान दो, किसी की मेंटलिटी होगी यार पैसा ही सब कुछ है, ऐसा वैसा। वो बंदा आगे आया, उसने चिक को ग्राइंडर में डाला और वो बटन ऑन करने ही जा रहा है। कौन कौन आगे आके उसे रोकेगा? अपने हाथ ऊपर कीजिए। ऑलमोस्ट सभी है। कौन कौन अंडे खाता है यहाँ पे? कोई बात नहीं, कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे। कौन कौन अंडे खाता है यहाँ पे? ओके, मैक्सिमम लोग अंडे खाते हैं। आप सोच सकते हो, आप ये, मैंने आपको यहाँ पे आने के लिए बोला, आप ये नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको 1,00,000 रुपये तब भी दे रहा हूँ, आप तब भी यहाँ पे नहीं आ रहे हो। अगर आप में से आपका दोस्त यहाँ पे आया, वो ये काम कर रहा है, तो आप उसे रोक रहे हो। आप सोच के देखो, जो आप अंडा खा रहे हो ना, वो इससे भी ज़्यादा क्रूएल है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के पीछे, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं हमारे इधर। इस एडवर्टाइजमेंट के पीछे ये सब कुछ दब जाता है, क्योंकि भाई अगर वो दिखाएंगे आपको ये, तो फिर आप अंडे नहीं ले पाओगे, ठीक है। सो एक बार इस बारे में सोचना। मैं यहाँ पे आया, आपका पीरियड ले रहा हूँ, आपका टाइम पास करा रहा हूँ, आप मुझ पे विश्वास मत रखिए। आप खुद घर पे जाइए, मैं यहाँ पे आपको जो जो बता रहा हूँ, आप खुद घर जाके यूट्यूब, गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी, आज तो बहुत कुछ आ गया है इन्फॉर्मेशन के लिए, आप वहाँ पे जाके खुद से देखिए इस चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सबसे मेन पार्ट पे आता है अभी यहाँ पे। इंडिया में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को गौ माता कहते हैं। गाय की अलग अलग तरीके से हम पूजा करते हैं। गाय का पूजा में बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि 33 करोड़ ऑफ देवी देवता है गाय के अंदर वास करते हैं, राइट। सबको पता होगा आई थिंक। नेक्स्ट स्लाइड। या एक सेकंड, इसको जूम कर सकते? जूम नहीं हो रहा है। ये एक स्टडी है 2021 की, द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड। बीफ मतलब क्या? गाय का मांस, राइट, गाय और बफेलो का मांस। इसमें देख सकते हो, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, 2021 की स्टडी है ये। यहाँ पे देख सकते हो ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पे यूनाइटेड स्टेट्स है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पे इंडिया है 2021 में। 2023 की ये स्टडी है, बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड। फर्स्ट में ब्राज़ील है, सेकंड में अपना इंडिया है।
भाई जिस देश में गाय भैंस को माता का दर्जा दिया गया है, उसे भगवान के रूप में देखा गया है, उसी वही कंट्री पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है बीफ एक्सपोर्ट करने में, शायद से कुछ सालों में पहले नंबर पर भी चली जाए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आज इसे समझते हैं अच्छे से। पीछे पीछे करना, पहली स्लाइड लगाना, पीछे पीछे और पीछे, हाँ ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझने से पहले एक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए मेरा एक गोठा है, ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको? गोटे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जान दो। हाँ ठीक है, डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म है मेरा एक, ठीक है। वहाँ पे मेरे पास मान लीजिए मैंने कहीं से भी 6 गाय ला ली मेरे पास। मुझे डेयरी फार्म चलाना है एक, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? दूध चाहिए भाई, ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना है मुझे भी, ठीक है। मान लेते हैं मैंने 6 गाय कहीं से भी खरीद ली, वो की फीमेल गाय है, क्योंकि वही दूध दे पाएंगे। मेल को लेके क्या करूँगा मैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। उन्हें पहले प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। सबको आई थिंक पता होगा कि कोई भी मैमल बच्चा देने के बाद ही दूध दे पाता है, तभी वो लैक्टेट करते हैं, राइट? सबको पता होगा। तो उन्हें बच्चा देना पड़ेगा। अब उन्हें पहले प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। प्रेग्नेंट किस तरह से होते हैं? आपने देखा होगा कि कुछ तो कर रहे हैं वहाँ पे, पीछे हाथ डाल के कुछ तो भी इंजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। दिस इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पे होता क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। कोई भी वेटनरियन आता है, वेटनरी मतलब एनिमल्स का डॉक्टर आता है, या फिर डेयरी फार्मर ये खुद ही कर लेता है, क्योंकि बहुत सिंपल सी प्रक्रिया रहती है। ये एक स्टील रॉड रहती है, उसमें बुल सीमन भरते हैं और गाय के डायरेक्ट यूट्रस में शूट करते हैं वो सीमन, ताकि वो 100% प्रेग्नेंट हो जाए। तो इससे गौ माता को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरह से प्रेग्नेंट होती है गाय डेयरी फार्म में। मैक्सिमम इंडिया जो कंज्यूम करता है वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जैसे अमूल, दिनशा और बहुत सारी कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी, मिल्की मिस्ट, बहुत सारी है ऐसे। तो मैक्सिमम दूध यही से आता है, और मैक्सिमम जगह पे 99% जगह पे यही सब हो रहा है। क्योंकि आप बोलोगे कि हमारे गांव में तो ऐसे मतलब बुल को लाते हैं, बुल को माउंट करते हैं गाय के ऊपर, फिर उस तरह से गाय प्रेग्नेंट होती है। वो भी ज़बरदस्ती होता है, वो भी क्रूएल्टी है एक प्रकार से। लेकिन मैक्सिमम 99% जगह पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही यूज़ होता है। ओके, सो हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। मेरा डेयरी फार्म है, मेरे पास 6 फीमेल गाय हैं। पहले साल क्या होगा, मैंने उसे किसी भी तरह से प्रेग्नेंट कर लिया। अगर मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ करूँगा तो मुझे टाइम, मनी और जो भी लगता है सारा सामान वो बहुत कम लगेगा मुझे, क्योंकि ये बहुत छोटी प्रक्रिया रहती है और बहुत सस्ती प्रक्रिया रहती है, ठीक है। तो मैंने किसी भी तरीके से उन्हें प्रेग्नेंट कर लिया, जान दो, ठीक है। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अगले साल क्या होगा, वो उनके बच्चे हो जाएंगे। 50% चांस है कि फीमेल हो गया तो मेल होगा, राइट। तो मान लेते हैं 3 फीमेल हो गए, 3 मेल हो गए, राइट। तो मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे दूध देने वाली कितनी गाय है? यहाँ पे 6 गाय है दूध देने वाली, लेकिन मुझे खिलाना पिलाना कितने बछड़ों गायों को पड़ रहा है? 12। जान दो यार, मेरा घर चल रहा है, मुझे मतलब 6 गाय से प्रॉफिट हो रहे हैं, लेकिन मुझे 12 जानवरों को खाना पिलाना देना पड़ रहा है, ठीक है, जान दो। तो दूध भी कितने टाइम पे देंगी? जब तक ये बछड़े बड़े ना हो जाए, राइट। जब ये बछड़े बड़े हो जाएंगे तब ये भी दूध देना बंद कर देंगी। तो अगले साल क्या होगा, उन्हें वापस प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। अगले साल सेकेंड ईयर में क्या होगा, वो वापस बच्चे देंगी। ये बच्चों का तो कुछ नहीं होगा, उन्हें तो मुझे घर पे रखना पड़ेगा। अब वापस क्वेश्चन करता हूँ, दूध देने वाली कितनी गाय है? यहाँ पे 6 गाय, लेकिन मुझे खिलाना भी देना कितने गाय को पड़ रहा है? 18। अगले साल क्या होगा, वापस से 6 सालों में क्या होगा, सॉरी, एक काम करते हैं, जो भी फीमेल गाय थी, जो भी फीमेल बच्चियाँ थी यहाँ पे, उन्हें बेच देते बाकी डेयरी फार्मर्स को, ताकि वो दूध देंगी बड़े होके, उन्हें भी मतलब प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, वापस दूध देंगी वो, तो इन्हें बेच सकता हूँ, मुझे उनसे वापस पैसे भी मिलेंगे। बेच दिया मैंने, ठीक है। लेकिन नर बछड़ों का क्या करूँगा? जो नर बछड़े हैं उन्हें तो मुझे घर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो किसी बेचने के काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो किसी का प्रॉफिट नहीं करके दे सकते। आजकल तो खेतीबाड़ी में भी ट्रैक्टर्स आ गए हैं, तो वहाँ पे भी उनका यूज़ नहीं होता है अभी तो इन्हें मुझे घर पे ही रखना पड़ेगा। 6 साल बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएंगी कि मेरे पास इतने सारे बछड़े आ जाएंगे, और ये जो गाय थी जो दूध दे रही थी, उनकी भी लिमिट होती है एक प्रेग्नेंट होने में, वो भी 4 से 5 बार ही प्रेग्नेंट हो सकती है। मैंने यहाँ पे 6 साल लिए हैं, जान दो एग्जाम एक्सट्रीम केस ले लेते हैं अपन। 6 साल बाद ये भी दूध देना बंद कर देंगी, तो इनका क्या करूँगा? दूध ना देने वाली गाय और नर बछड़े, इनको कौन लेगा?
इनसे तो कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, राइट। तो मुझे जो भी आगे का काम है वो मुझे ये बच्चे से ही करना पड़ेगा, ये बच्चियों से। तो फिर ये पूरा मेरे लिए लॉस है एक प्रकार से, राइट। इस पे एक सोल्यूशन ले सकते हैं अपन। जो भी दूध ना देने वाली गाय है या फिर बच्चे हैं, नर बछड़े, इनको मैं गौशाला भेज देता हूँ, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, इन्हें गौशाला भेज देते हैं अपन। तो फिर जो दूध दे पा रही है गाय, उनको तो मैं घर पे रखूँगा। जो मेरे लिए वेस्ट है उनको मैं गौशाला भेज दूँगा, ठीक है, फाइन। लेकिन हाँ, गौशाला की कंडीशन देखो आप। मैंने आपको पहले ग्राफ दिखाया था ये शुरू करने से पहले। यहाँ पे उस ग्राफ में था कि इंडिया सेकंड नंबर पर है बीफ एक्सपोर्ट करने में। इंडिया में हर साल 4 करोड़ गाय भैंसों को काटा जाता है, 4 करोड़ गाय भैंसों को हर साल। अगर आप बोलोगे गवर्नमेंट को भाई तुम नए नए गौशाले खोलते जाओ, भाई हमारे लिए जगह नहीं बचेंगी रहने के लिए, इतनी गौशाले बांध जाएंगी, ठीक है। तो गौशाला बेचना भी कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनता नहीं है। इसमें मेरे पास 2 ही सॉल्यूशन बचते हैं। एक तो मैं गाय को खुला छोड़ दूँ रोड पर, या फिर कटने के लिए बेच दूँ। मेरे पास अगर कोई गाड़ी है, ठीक है, उसको मैं 10 साल चला लिया मैंने गाड़ी को, ठीक है, बाद में वो खटारा हो गई गाड़ी, ठीक है। तो फिर उसे ऐसे खुला बाहर ऐसे फेंकने में या फिर बेचने में आप क्या चूज़ करोगे? बेचना चूज़ करोगे, राइट। क्योंकि बाहर गाय को छोड़ने में 0% का फ़ायदा है, लेकिन बेचने में एक गाय से 60 से 80 हज़ार रुपये तक मिल सकते हैं हमें। 60 से 80 हज़ार बेचेंगे गाय को, उसके मांस के पैसे है वो, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम डेयरी फार्मर्स, अगर आपके दोस्त का या फिर किसी रिलेटिव का या फिर आपका ही डेयरी फार्म रहा, तो आप भी मतलब उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको पता होगा कि क्या करते हैं एग्जैक्टली। जो भी गाय है उन्हें महाराष्ट्र में खुला छोड़ देते हैं बाहर, और जो भी बफेलो है आप देख सकते हो, आपको रोड पर बफेलो नहीं दिखेंगी। याद कीजिए आपने आखिरी टाइम बफेलो को रोड पे कब देखा था? शायद कभी नहीं, क्योंकि बफेलो को पूरे इंडिया में काटना लीगल है, लेकिन गाय को कुछ कुछ जगह पे काटना, मतलब कुछ कुछ जगह पे इलीगल है, कुछ कुछ जगह पे लीगल है। फॉर एग्जांपल केरला या फिर वेस्ट साइड के जो भी स्टेट्स आते हैं वहाँ पे गायों को काटना लीगल है। कुछ कुछ जगह पे एक सर्टिफिकेट के साथ, कुछ लाइसेंस के साथ गाय को काटना लीगल है, लेकिन भैंस को काटना हर जगह पे लीगल है। तो फिर आपको भैंस कभी नहीं दिखेगी। जो मैक्सिमम लोग, इंडिया की बात कर रहा हूँ, एक फैक्ट है कि 80% लोग भैंस का ही दूध पीते हैं, ठीक है। क्योंकि भैंस के ऐसे पूछा जाता है कि मतलब ऐसा माना जाता है कि भैंस के दूध में मतलब बास कम आती है, गाय के दूध में ज़्यादा बास आती है, लेकिन हेल्दी तो दोनों ही रहते हैं। तो फिर भैंस का दूध ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो फिर अगर आप भैंस का दूध कंज्यूम करते हो तो फिर दिस इज़ फॉर श्योर 100% कि वो भैंस कटने ही जाने वाली है एट द एंड, ठीक है। सो ये थी डेयरी फार्म की डार्क रियलिटी। नेक्स्ट स्लाइड। जो भी वीडियो नहीं देख पाए तो फिर वो देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कत्ल खाने होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर समरी इस बात की कि कहानी शुरू होती है डेयरी फार्म से। दुधारू भैंस और दुधारू गाय डेयरी फार्म को चाहिए होती है, लेकिन जो भी नर बछड़े और बूढ़ी गाय, बूढ़ी भैंसें होती है, उनको डेयरी फार्म को वो नहीं चाहिए होती है। तो फिर वो सीधे जाती है कत्ल खाने में, और फिर यहाँ से फिर हम विदेशों में बीफ और लेदर एक्सपोर्ट करते हैं। लेदर भी, जो भी आप शायद से शूज़ किसी के लेदर के हो, तो फिर वो भी गाय के या फिर बफेलो के मांस से ही बने हैं इंडिया में। सो दिस इज़ द डार्क रियलिटी ऑफ डेयरी फार्मिंग। अगर आपको इस बारे में कोई भी सॉल्यूशन आपको लगे कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, या फिर इसका ये भी सॉल्यूशन तो हो सकता है, हम कटने से बेटर तो ये कर सकते हैं, और आपको ये दिमाग में आ रहा है, तो फिर आप प्लीज़ एंड में उसे डिस्कस कीजिए। आप प्लीज़ क्वेश्चन के साथ घर पर मत जाइए, यहाँ पे डिस्कस करके ही जाना है, ठीक है। तो बेच एक मिनट। अगर आप बोलोगे कि इसको हम ये तो लेते रहेंगे, लेकिन नर बछड़ों को या बूढ़ी गाय को कत्ल खाने नहीं बेचेंगे, तो फिर वो जाएंगी ही नहीं। मतलब कहाँ जाएंगी फिर वो गाय? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। इसलिए हमें मजबूरन उन्हें स्लॉटर हाउसेस भेजना ही पड़ता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं डेयरी फार्मर से। अगर आपको डेयरी फार्म किसी पहचान के वगैरह होंगे आपके, तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन अ मेल काफ इज़ बॉर्न? अगर एक नर बछड़ा होए तो फिर आप उसका क्या करते हो? या फिर अगर बूढ़ी गाय
जो भी गाय प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, आप उसका क्या करते हो? इसके अगर आपको दो क्वेश्चन है, इसके अगर आपको सोल्यूशन मिल गए, गौ हत्या इतना ही है, आपको इतना समझना है गौ हत्या समझने में। नेक्स्ट स्लाइड। सो आगे का पार्ट कस्तूर भैया कंटिन्यू करेंगे अभी। पानी है क्या? पानी है, पानी। ऐसे भूलता है भाई। जो भी पूरा खराब पार्ट था, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म। कैसे हो सब लोग? तो वीडियो देख के कैसा लगा आपको? बुरा लगा? आपको आज तक पता था कि ऐसा होता है करके इंडिया में? किसी को नहीं पता था, है ना? अभी आज नया कुछ जानने को मिला आपको। तो अभी आपका सवाल हुआ कि हम क्या कर सकते हैं उसमें। अब गाय तो कट रही है ना? बहुत सारे आपने देखे भी होंगे, वहाँ पे खुले मैदान थे, खुले मैदान में बहुत सारी गाय भैंसें काटी जा रही थी। वो इंडिया में है, वो पिक्चर्स कहीं बाहर देश के नहीं, इंडिया के हैं। ऐसे खुले मैदानों में दूर दूर, जैसे गाज़ीपुर में है, उत्तर प्रदेश में है, इधर उधर ऐसे मैदान है जहाँ पे गाय भेजते हैं अपने यहाँ की। जो आपको गाय दिखती है ना रोड पे, या फिर भैंस दिखती है, वो वहाँ पे भेजी जाती है, वहाँ पे कत्ल होता है, ठीक है? उनको काटते हैं, जैसे देखा आपने वीडियो में। तो ये सब होता है। तो मैं वही, गाय से आपको क्या मिलता है? दूध मिलता है, दूध, पनीर, घी, ये सब खाते हैं ना आप? ये खाते हैं, ठीक है। और मीट कौन खाता है, मतलब मांस कौन खाता है? चिकन, मटन, ये कौन खाता है? मतलब काफ़ी लोग खाते हैं, ठीक है। आपने कभी सोचा ऐसे एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से? कभी नहीं सोचा। तो हम पर्सनल लेवल पे क्या करते हैं, हम लोग ये सब पिक्चर नहीं देखते, हम लोग डायरेक्ट है ना मांस कंज्यूम करते हैं, दूध कंज्यूम करते हैं, घी, बटर, ये सब हम खाते हैं, हमेशा खाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये खाने की वजह से पीछे ये सब हो रहा है, ये नहीं सोचते। तो अभी आप क्या करोगे? अगर इसको बंद करवाना है आपको, ये जो सब आपने देखा है इसको बंद करवाना है, तो आप क्या करोगे? कोई बताएगा क्या करोगे भाई? आप क्या कर सकते हो आप उसके लिए? हाँ, नहीं, आपको अगर ये बंद करवाना है जो आपने देखा, तो आप पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हो? अपने लेवल पे खाना बंद कर सकते हैं। तो भाई बोल रहे हैं कि खाना बंद कर सकते हैं, मीट खाना बंद कर सकते हैं। बैठ जाओ, वेरी गुड। तो इनका कहना है कि मीट खाना बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन है आपके पर्सनल लेवल पे, ठीक है। तो जब आप मीट खाना बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगी ना, डिमांड बंद हो जाएगी। तो डिमांड बंद हो जाएगी तो वो कटना बंद हो जाएगा, उनको पैदा करवाना बंद हो जाएगा। क्योंकि पैदा भी हम करवा रहे हैं, वो अपने आप पैदा नहीं होते। उनको जैसे अब भैया ने बताया था कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके पैदा करवाया जाता है, और कम संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में उनको पैदा करवाया जाता है। तो इसके लिए अगर आपको ये सब चीज़ें बंद करवानी है ना, तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, उसको हम कहते हैं वीगनिज्म, ठीक है। तो वीगनिज्म क्या होता है? वीगनिज्म एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें हम ऐसे प्रोडक्ट्स जो एनिमल्स से आते हैं उनको हम कंज्यूम नहीं करते या खाते नहीं, ठीक है। खाते नहीं, पहनते नहीं, इवन आप लेदर भी पहनते हो तो वो एनिमल से आता है, तो हम पहनते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, और किसी प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट जो हम यूज़ करें वो यूज़ भी नहीं करेंगे कभी, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा थोड़े बहुत प्रोडक्ट हो, जैसे मेडिसिन वगैरह हो गया, जिसमें हमको पता ना चले कि इस पे एनिमल टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, तो वो हम बाय चांस खा भी सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम, मतलब जितना हम ट्राई कर सकते हैं एनिमल्स को बचाने का, उन पे उनकी हत्या रोकने का, वो हम करते हैं एज अ वीगन्स। तो ये वीगनिज्म एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो 3 रीजंस यहाँ पे दिए हैं कि हम क्यों खाते हैं। एक तो है न्यूट्रिशन, ठीक है, पहला न्यूट्रिशन है, दूसरा है टेस्ट, और तीसरा है ट्रेडिशन।
ठीक है। आप अभी जब भी मांस खाते होंगे तो इसलिए खाते होंगे क्योंकि लोगों ने बताया होगा, डॉक्टर ने बताया होगा आपको कि इसमें प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम है ना, इसमें सब विटामिन, ये मिनरल्स इसमें मिलते हैं, इसलिए आप खाते होंगे, ठीक है। और ऐड भी चलता है, जैसे भैया ने बताया था कि रोज़ खाओ अंडे, है ना, मतलब गवर्नमेंट ही आपको बताती है कि रोज़ खाओ अंडे, है ना। कैल्शियम के लिए दूध पियो, ये भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन पहली होगी। सेकंड हो गई टेस्ट। मुझे बताना, ऑनेस्टली बताना सब लोग कि आप मांस क्यों खाते हो, मतलब चिकन क्यों खाते हो आप? कोई प्रोटीन के लिए खाता है क्या चिकन, कि मेरे को प्रोटीन मिलेगा? कोई खाता है यहाँ पे? सब टेस्ट के लिए खाते हैं ना? जो टेस्ट के लिए खाते हैं हाथ ऊपर करो। टेस्ट के लिए कोई नहीं खाता। देखो जितने भी लोग खाते हैं ना, कोई ये सोच के नहीं खाता है कि मुझे प्रोटीन मिलेगा इसलिए मैं खा रहा हूँ। ज़्यादातर लोग किस लिए खाते हैं कि टेस्ट मुझे मिलेगा अच्छा, ठीक है। तो एक सवाल मैं ऑनेस्टली आपसे पूछता हूँ कि आप अगर उसमें मसाला ना डाला जाए, उस मांस में अगर मसाला ही ना डाला जाए तो आप खाओगे क्या वो मांस? कच्चा खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। मतलब टेस्ट किसका है? टेस्ट किसका है? मांस का टेस्ट है कि मसाले का है ना? मसाले का टेस्ट है। वही मसाले आप दूसरी सब्जी में मिला दो तो उसका भी टेस्ट उसी जैसा हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट तो मसाले से आता है, नमक से आता है, जो तीखा है हिरोती उससे आता है ना। तो टेस्ट के लिए खाते हो तो वो भी आप टेस्ट ले सकते हो दूसरी चीज़ों से। तो तीसरा हो गया ट्रेडिशन। ट्रेडिशन होता है, जैसे कोई कोई बोलता है कि हमारे पहले से पूर्वज खाते आ रहे, हम मतलब जब से इंसान बना है तब से मांस खा के ही जीता हुआ आया है वो, ठीक है। हमारे देवता लोग भी दूध पीते थे, इसलिए हम भी दूध पीना कंटिन्यू किए। लेकिन आप मुझे ऑनेस्टली बताओ कि अगर देवता अगर आज होते इस समय, उनको दिखता कि गाय और भैंसे कट रही है ये दूध पीने की वजह से, तो वो क्या दूध पीते कि वो इस चीज को रोकते? रोकते ना। तो मैं वही पूछ रहा था कि क्या भगवान दूध पीते आज की स्थिति में? नहीं पीते, वो रोक देते इस चीज को। हालांकि स्टोरीज बहुत फेमस है कि उन्होंने दूध पिया था, माखन खाया था, ये सब फेमस है। लेकिन आज की स्थिति में उनको जब पता चलता कि गाय कट रही है दूध पीने की वजह से, तो वो बंद कर देते दूध पीना। और सिर्फ बंद नहीं करते, वो लड़ते इसके खिलाफ, वो लड़ते इसके खिलाफ। तो आप अगर उन भगवान को भी मानते हो ना, तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए कि मैं कैसे बचाऊँ इन एनिमल्स को, कैसे मैं गाय को बचाऊँ, भैंस को बचाऊँ, ये होना चाहिए अगर आप मानते हो तो। अगर आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, ट्रेडिशन की वजह से आप खा भी नहीं रहे होंगे, आप टेस्ट की वजह से खा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इतना आपने क्रुएल्टी देखा आज, वो वीडियो देखा आपने जिसमें कट रहे थे एनिमल्स, मुझे बताइए वो अगर आपके साथ हो तो आप आवाज़ उठाएंगे ना? हम क्यों इग्नोर करते हैं ये सब चीज़ें? क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रही है, किसी और के साथ हो रही है, इसलिए इग्नोर करते हैं। लेकिन आप उस एनिमल के पर्सपेक्टिव से एक बार सोच के देखो कि गर्दन पे छुरी आ रही है और कट रही है। आप खुद को उस जगह पे एक बार रख के देखो, आपको कैसा फील होगा, कितना भयानक दृश्य है वो, है ना। तो ये जस्टिफाइड है क्या? ये करना चलेगा क्या? ऐसा करना किसी के साथ भी ऐसा करना चलेगा? बिल्कुल नहीं, जस्टिफाइड नहीं है ये चीज़। हो गया सब सेटअप। तो अभी मुझे बताइए कि क्या ये अन्याय, क्या ये अत्याचार जस्टिफाइड है? करना चलेगा? ऐसे करके चलेगा किसी पे भी करना? अगर ऐसा हो रहा है तो आपका कर्तव्य क्या है? आप क्या करोगे? इसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे? उठाना चाहिए, है ना। तो ये जस्टिफाइड नहीं है, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, नो। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम ये क्रूएल्टी रोक सकते क्या? ये रोक सकते ना हम। एक पहली चीज़ मैंने क्या बताई कि हम खुद के लेवल पे रोक सकते हैं कि मांस खाना अगर हम बंद कर दे, है ना, हम दूध पीना बंद कर दे। अब आप सोचोगे कि यार 99% लोग खाते हैं मांस, है ना, इतने करोड़ों लोग खाते हैं, सिर्फ मेरे अकेले के बंद करने से क्या होगा? तो मैं भी थोड़ा खा ही लेता हूँ ना, क्या होगा उससे?
है ना। मतलब 99% लोग अगर खा रहे हैं, करोड़ों लोग अगर खा रहे हैं, उससे भी तो कट ही रहे, तो मैं पर्सनल लेवल पे कितना उसमें एडअप कर लूँगा, तो मैं भी खा लेता हूँ। ऐसे अगर सब सोचने लग जाए ना, तो फिर ये दुनिया कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, आपने आपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में पढ़ा होगा अपनी किताबों में, पढ़ा है ना अभी तक, जैसे 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ठीक है, वहाँ पे देखना आपको ज़्यादा इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के नाम नहीं मिलते, बहुत संख्या में मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो, लेकिन इंडिया में तो करोड़ों लोग रहते थे, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स कितने थे, सिर्फ उंगलियों पे गिनने लायक थे। तो उनकी वजह से हमको फ्रीडम मिला। ठीक है, किसी ने ऐसा सोचा कि यार सभी लोग चला रहे अंग्रेज शासन में, तो हम भी उसमें ऐड हो जाते हैं, ऐसा सभी ने अगर सोचा होता तो कभी इंडिया को फ्रीडम नहीं मिल पाता, है ना। किसी ने सोचा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पर्सनल लेवल पे आप जितना कर सकते हो ना, वो डेफिनेटली करो, और अगर आप अवेयरनेस भी उसको क्रिएट कर सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। वो अगर आप करोगे तो दूसरे भी चेंज होंगे आपके वजह से। आपने अगर ऐसे कर करके 15-20 लोगों को भी कर दिया, तो वो 15-20 लोग और उसका एक एम्पलीफाइंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जिससे कि समाज बदलता है। तो आप ऐसे मत सोचना कि 99% लोग खाते हैं तो मैं भी खा लेता हूँ, नहीं। आप पर्सनल लेवल पे उसको बंद करो। ठीक है, और एक बार अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप मरोगे नहीं अगर आप छोड़ भी दोगे मांस खाना। ठीक है, कोई सोचता है, डॉक्टर उनको डरा के रखते हैं कि यार अगर आप मांस नहीं खाओगे ना तो आपको प्रोटीन ही नहीं मिलेगा, है ना। वेजिटेरियन में प्रोटीन ही नहीं होता है। कितने लोग वेजिटेरियन है यहाँ पे? आप मर रहे हो क्या? कोई मर रहा है? कोई भी नहीं मर रहा है। तो नॉन वेजिटेरियन जितने भी लोग हैं ना, वो कभी कभी ऐसा मतलब कुतर्क है ये, वो बताते हैं कि यार अगर आप मांस नहीं खाओगे तो आप बारीक हो जाओगे, और बारीक होके आप मर जाओगे, जो कि सत्य नहीं है, असत्य है वो। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इतने सारे वेजिटेरियंस लोग अभी भी जीवित है, और हम तो वीगन्स हैं, हम तो दूध भी नहीं खाते। और मैं पर्सनली 6 साल से वीगन हूँ, और 6 साल से मेरी बॉडी ऐसी की ऐसी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मैं मर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी नहीं मरोगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो ये कुछ सोर्सेस है, मतलब जिससे कि आपको प्रोटीन मिल सकता है वेजिटेरियन में। ठीक है, तो आपने देखा होगा सोया का नाम सुना है, सोया चंक्स। आप सब्जी खाते हो, कितने लोगों को पसंद है? ठीक है, बहुत लोगों को पसंद है सोया चंक्स। सोया चंक्स में मैं बताना चाहता हूँ, चिकन और मटन से ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये सरप्राइजिंग लगेगा आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है उसमें। 52 ग्राम्स होता है 100 ग्राम्स में, मतलब 52% वो सिर्फ प्रोटीन का ही बना है सोया चंक्स। अगर आप दिन में 50 ग्राम भी सोया चंक्स खाओगे ना, तो आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। आपको एक दिन में ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए। आपका बॉडी वेट कितना है? 50 किलो का हो गया। आपका कितना है भाई? आपका ज़्यादा हो गया भाई, उम्र के हिसाब से। कोई पतले को पकड़ दे भाई, आपका बताओ बॉडी वेट? 40। तो मतलब 40 to 60 के बीच में सब लोग रहेंगे। ठीक है, सॉरी भाई, 40 to 60 के बीच में कोई ना कोई तो रहेगा आपकी इसमें। तो अगर आप 50 kg के हो ना, तो आपको 50 ग्राम ही प्रोटीन खाना है दिन में, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। 1 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन की आपको रिक्वायरमेंट है। ऐसा मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, ऐसा RDA का मतलब कहना है, जो कि पूरे न्यूट्रिशन का ख्याल रखती है अपना। तो अगर आप 100 ग्राम भी सोया चंक्स खाओगे दिन में, तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। ठीक है, और सिर्फ सोया चंक्स में प्रोटीन नहीं है वेजिटेरियन में। सोया चंक्स है ना, लेंटिल्स हो गया, दालें जो हम खाते हैं, आप दाल खाते होंगे रोज, उसमें भी प्रोटीन होता है। ठीक है, केनुआ है ना, कैशू मतलब जो आलमंड, काजू बादाम, ये सब में भी प्रोटीन होता है
है ना, मतलब हर चीज़ में थोड़ा ना थोड़ा प्रोटीन होता ही है वेजिटेरियन में, बस वो आपको बताया नहीं जाता एक्सप्लेन करके। आपको बोला जाता है कि चिकन में और मटन में ही प्रोटीन होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोटीन ही होता है, उसमें दूसरा कुछ चीज़ नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है ना, फैट्स भी कम होता है उसमें। तो वो लीन सोर्सेस है, लीन, सिर्फ प्रोटीन ही है उसमें, लेकिन 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन है। तो ऐसा वेजिटेरियन में भी आपको 30 ग्राम प्रोटीन इजीली मिल जाएगा हर सोर्सेस में, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन सोर्स भी खाते हो ना, तो प्रोटीन भर भर के मिलेगा उसमें भी, ठीक है। दूसरा आता है कैल्शियम। कोई कोई बोलता है कि दूध में कैल्शियम होता है, और सिर्फ दूध में कैल्शियम होता है, दूसरी चीज़ों में कैल्शियम ही नहीं होता, तो ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। जो आप पालक खाते हो, मेथी खाते हो, है ना, ग्रीन कलर की सब्जियां जो आप खाते हो, उसमें कैल्शियम भर भर के होता है। तिल में कैल्शियम होता है। तिल के लड्डू खाते हैं सब, संक्रांत आ रही है अभी, है ना, तिल के लड्डू सब लोग खाते हैं। तो तिल के लड्डू में बहुत ज़्यादा, दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम तिल के लड्डू में आपको मिलेगा। तो आप तिल के लड्डू भी खाओगे तो भी आपको कैल्शियम रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे इंडियन मील्स है। हम क्या खाते हैं इंडिया में? दाल राइस, है ना, रोटी चावल, डोसा सांबार, कढ़ी, पोहा, उपमा, चपाती, ये सब खाते हो आप, है ना। तो ये जो इंडियन सोर्सेस है ना, इसमें भी प्रोटीन है। जैसे आपको बहुत बारीक अक्षर में लिखा है, उसमें भी लिखा है, देखो प्रोटीन कैल्शियम इतना ग्राम है ना, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उसमें। तो ये जो चीज़ें आप खाते हो रोज़मर्रा की चीज़ें, उसमें प्रोटीन कैल्शियम ये सब चीज़ें है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है न्यूट्रिशन की, आपको इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करो। अब मैं आपको है ना ऐसे एग्जांपल दिखाता हूँ। जो वीगन है, जो मांस नहीं खाते और दूध भी नहीं पीते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, है ना। ये आदमी देखो आप, ये बॉडी बिल्डर देखो, ऐसी बॉडी किसकी बनेगी? आपको क्या परसेप्शन होगा? जो मांस खाएगा उसकी बनेगी, है ना। जो प्रोटीन पाउडर का डब्बा खाएगा बहुत ज़्यादा, वे प्रोटीन ये सब खाएगा, मांस खाएगा बहुत ज़्यादा, वैसी लोगों की ऐसी बॉडी बनेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीगन है, इसमें लिखा है देखो पावर्ड बाय प्लांट्स, है ना। ये आदमी वीगन है, इसने इतना बड़ा बॉडी बना दिया। मतलब जो आदमी वीगनिज्म फॉलो करके भी ऐसी बॉडी बना सकता है ना, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, है ना। बिल्कुल आप जियोगे, और आप हो सकता है कि अच्छे से थ्राइव भी करो, आप अच्छी बॉडी बनाओ। नोवाक जोकोविच करके एक एथलीट है, आपको पता है, टेनिस देखते हो आप? वो बहुत साल से वर्ल्ड चैंपियन बन रहा है, बहुत साल से वर्ल्ड चैंपियन है वो वीगन है, वो दूध नहीं खाता है, वो मांस नहीं खाता है, लेकिन वो जीत रहा है, उसमें थ्राइव कर रहा है, वो नॉन वेजिटेरियंस को भी हरा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप जियोगे। और जो ये मिस इन्फॉर्मेशन है ना, वही काटने के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक वीडियो है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम, अच्छा नंतर, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अभी न्यूट्रिशन का पार्ट आपका क्लियर हो गया कि न्यूट्रिशन की वजह से हम मतलब लैग नहीं कर सकते, बिहाइंड लैग नहीं कर सकते। हमको न्यूट्रिशन मतलब वो सब मिलेगा जो नॉन वेजिटेरियन में होता है, वो वीगन डाइट में भी मिलेगा, इजीली मिलेगा। और टेस्ट का भी मैं बता दिया आपको कि टेस्ट आता है मसालों की वजह से, है ना। और ट्रेडिशन का भी मैं बता दिया कि आज अगर भगवान होते एक्चुअल में तो वो इस चीज़ का विरोध करते, तो आपको भी करना ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पर, ठीक है। किसी को क्लाइमेट चेंज पढ़ाया गया है क्या? क्लाइमेट चेंज किसी को पढ़ाया गया है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में? स्कूल में कभी नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों? अगर मैं ऐसा कहूँ कि कुछ साल में अगर हमने क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं तो ये धरती खत्म हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया ना। हमारे सभी चीज़ें करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया फिर? क्लाइमेट चेंज को रोकना हो गया, क्योंकि धरती बर्बाद हो जाएगी अगर, तो आप ये जो
आप पढ़ के वो जॉब लेना चाहते हो, वो आप जॉब नहीं कर पाओगे, है ना, आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे, क्योंकि धरती ख़त्म हो जाएगी, इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी है जो धीरे धीरे हमारे धरती पे हो रहा है, ठीक है। वो कैसे होता है? हीट बढ़ने की वजह से होता है, हीट बढ़ने की वजह से। और हीट क्यों बढ़ती है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है, आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है। इससे क्या होता है ना, ये एनवायरनमेंट में जाती है और एनवायरनमेंट को गर्म कर देती है, क्योंकि इनमें ना हीट ट्रैपिंग की कैपेबिलिटी होती है। तो जब भी कोई गैस ऐसी ऊपर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन, ये है ना पूरे एनवायरनमेंट को गर्म कर देगी। और गर्म करने के वजह से क्या होगा कि जो आइस शीट्स है ना, अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसमें बहुत सारा आइस है जमा हुआ, वो पिघलेगा और समंदर की लेवल इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो धरती को भी कवर कर लेगा समंदर। तो फिर आपके लिए रहने के लिए जगह नहीं बच जाएगी, है ना। अभी हम क्या किस पे खड़े? धरती पे खड़े हैं ना। इसमें अगर समंदर आ गया तो आप जीवित रहोगे? हवा में रहोगे? नहीं रह सकते, आपको यहीं पे रहना है। तो इसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सिर्फ यही चीज़ नहीं है, इसके अलावा भी क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब क्या होता है? जैसे अभी ऋषिकेश में कुछ दिन पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, उसमें पूरा का पूरा गाँव ही बह के चला गया, पूरा पहाड़ टूट के गाँव बह के चला गया। ये एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। इसकी संख्या क्यों बढ़ रही है? कि जहाँ बारिश गिरती है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही है, जहाँ कम बारिश गिरती थी वहाँ बारिश गिरना ही बंद हो गई है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए क्लाइमेट चेंज को रोकना ज़रूरी है। तो अभी एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है। तो दो इंडस्ट्रीज़ है जो क्लाइमेट चेंज को है ना मतलब फ्यूल करती है। एक तो ये है कि जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग करती है, जैसे कोल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई, ठीक है, जिससे कि आपको अपन को क्या मिलती है? बिजली। तो हम उसको काटने के लिए हम जा सकते हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है ये एनिमल एग्रीकल्चर, है ना। अब आप सोचोगे कि यार एनिमल को खाने से क्लाइमेट चेंज कैसे होगा, मतलब वो हीट कैसे बढ़ेगी, ये आप सोच रहे होंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, एनिमल्स जो डंग रिलीज करते हैं, काऊ डंग जिसको बोलते हैं ना, जैसा बहुत बड़ा एनिमल फार्म है, ऐसा समझो कि 100 एकड़ में सिर्फ एनिमल फार्म है और उसमें करोड़ों गाय है, करोड़ों गाय। वो कितना ज़्यादा गोबर करती होगी, कितना ज़्यादा गैस रिलीज करती होगी, क्योंकि गाय का साइज देखा आपने कितना बड़ा होता है, 500 किलो का एक गाय होता है। अब इतना ज़्यादा गैस रिलीज करेगी तो वो गैस क्या होता है? कौन सी गैस रिलीज करती है? मीथेन। और मीथेन का जो क्लाइमेट चेंज करने का रेट है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा। तो अगर बड़ी एक फैक्ट्री भी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, उससे भी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज किसके वजह से होगा? काऊ फार्म के वजह से, गोट फार्म के वजह से, पोल्ट्री फार्म के वजह से। क्योंकि उनकी जो विष्ठा है ना, उनकी जो शीशी है, उसमें से बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ता है, समझ रहे हो, जिससे कि एनवायरनमेंट अपना ख़राब हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है। अभी इसमें क्या लिखा गया है? ग्लोबल लैंड यूज फॉर फूड प्रोडक्शन। अब ये जो चीज़ है ना, ये क्या है कि लैंड कितनी हम इस्तेमाल करते हैं एनिमल एग्रीकल्चर के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अर्थ की लैंड देखो कितनी है, जिसमें कि 71% ओशन ही है, 29% लैंड अभी बची है जो आगे नहीं बचेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया वो समंदर में तब्दील हो जाएगी। अभी नीचे देखो लैंड सरफेस है हैबिटेबल लैंड, जिसपे कि अपन रह सकते हैं, वो इसका 76% है। मतलब जितनी लैंड अवेलेबल है 29%, उसमें भी आप 76 में भी रह सकते हो। और इस 76 में भी देखो 45% आप लोग क्या कर रहे हो? जंगल काट के एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एग्रीकल्चर कैसे होता है? जंगल काटा जाता है, फिर उसको जो खाली लैंड बचती है ना, उसके ऊपर हम खेती करते हैं। तो वो एग्रीकल्चर के लिए। और बाकी बची हुई देख रहे हो आप फॉरेस्ट, फिर श्रब मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, थोड़ा छोटा मोटा पेड़ पौधा है। और बाकी 3% अर्बनाइजेशन, जो अपना शहर वगैरह रहता है, शहरीकरण, उसके लिए ये 3% है। तो आप देख रहे होंगे 38% फॉरेस्ट बचे,
किसी ने अमेजोन रेन फॉरेस्ट का नाम सुना है क्या? जो आपने देखा ना स्टैटिस्टिक, जब ब्राज़ील लिखा था फर्स्ट नंबर पे, जो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे था, वो ब्राज़ील देश में है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। और वो क्यों काटा जा रहा है? आपने सुना भी होगा कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि उनको ये काऊ की खेती करनी है, इसलिए काटा जा रहा है। तो अभी 38% फॉरेस्ट है, जो कि सिग्निफिकेंटली कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि कुछ साल बाद ये 38% भी नहीं रहेगा, कुछ साल बाद 20, 15 ऐसे करके नीचे आते जाएगा। ये फॉरेस्ट काट रहे हैं हम, वो सब मांस पैदा करने के लिए, क्योंकि मांस खाना है हमको, ठीक है। अब ये देखोगे एग्रीकल्चरल लैंड में भी 61% यूज़ होता है फार्मिंग करने के लिए, एनिमल की फार्मिंग, ठीक है। अब आप जो खाते हो अनाज, एनिमल क्या खाते हैं? वही खाते हैं, है ना। आप अगर घर पे सोयाबीन खा रहे हो तो एनिमल को भी वही आपको डालना पड़ेगा ना, तब जाके तो वो एनिमल बड़ा होगा, अपने आप तो बड़ा होगा नहीं। कोई लोग क्या बोलते हैं कि यार हम लोग है ना एनिमल इसलिए खाते हैं क्योंकि हमको पेड़ बचाने हैं। अरे भाई पेड़ ही खाएगा ना एनिमल भी। जब एनिमल 40 किलो पेड़ खाएगा तब जाके 1 किलो आपको मांस मिलेगा। तो मतलब आपने 1 किलो मांस खाया, मतलब क्या खाया आपने? 40 किलो अनाज खा लिया आपने, समझ रहे हो? मतलब एफिशिएंट काम नहीं कर रहे हो आप और ज़्यादा पेड़ खा रहे हो, बहुत ज़्यादा, उस एनिमल को कंज्यूम करके। तो ये 61% जो दिखा है ना यहाँ पे, वो सिर्फ एनिमल को खिलाने के लिए पैदा की जाती है खेती, ठीक है। और बाकी जो 39% खेती दिख रही है ना, वो आप खाते हो, जो अनाज खाते हो। 800 करोड़ लोग 39% सिर्फ क्रॉप्स खाते और बाकी एनिमल को खिला देते। तो अगर हम ये एनिमल को ना खिलाते हुए इसमें भी फार्मिंग करें तो हमको ज़्यादा फार्मिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका 50% ही लैंड हमको लगेगा, बाकी 50% हम फिर से फॉरेस्ट उगा सकते हैं, जिससे कि क्लाइमेट चेंज कम होगा, है ना। और एनिमल्स की भी जान बचेगी। मतलब कितना अच्छा बात है। अगर आप वीगनिज्म पे कन्वर्ट कर देते हो सब लोग, तो इसमें से आधी लैंड ही आप यूज़ करोगे, बाकी आधी लैंड बच जाएगी इसमें से, जिसमें कि फॉरेस्ट आप वापस उगा सकते हो, वापस धरती को स्वर्ग बना सकते हो, ठीक है। और ये तो प्रोटीन का है, खैर प्रोटीन मैंने आपको बता दिया कि मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि लैंड का जो यूज़ है वो एनिमल फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमको कम करवाना है। और उसके लिए हमको मीट खाना बंद करना है, ठीक है, जिससे कि धरती भी बचे। क्योंकि 100 साल बाद ये धरती रहने लायक नहीं बचने वाली है। जब आप ये एनिमल को खाना बंद करोगे, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाओगे, तभी धरती बच सकती है, नहीं तो नहीं बच सकती है। अगर आप मांस खाओगे तोड़ तोड़ के, तो आपके बाल बच्चे कुछ अच्छे से जीने नहीं वाले हैं। वो उनकी ज़िंदगी नर्क जैसी बनने वाली है, क्योंकि ये हीट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है, आगे चल के। और धरती पे अभी आप देखें उसके इफेक्ट अभी से चालू हो गए, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे लगता है कि 2025 जो ईयर है ना, अभी जो धूप काला गया है, वो सबसे ज़्यादा गर्म धूप काला था अभी तक का पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में। हम तो 40 साल से इस धरती पे रहते, 40 लाख साल से हम इस धरती पे ह्यूमंस, लेकिन 2025 सबसे ज़्यादा गर्म साल था। और ऐसे ही गर्म साल बढ़ते जाएंगे, और जितना गर्म होते जाएगा उतनी धरती तबाह होती जाएगी, ठीक है। आगे करो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन, ट्रेडिशन, टेस्ट, ये बताइए। इकोनॉमिक्स, किसी को लगता है कि भाई अगर मतलब मुझे वीगनिज्म फॉलो करना है तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। नहीं है, इंडिया में तो नहीं है, क्योंकि आप जो भी खाते हो ना वीगन ही खाते हो। पोहा, उपमा, है ना, खिचड़ी खाते हो, सब्जी, रोटी, ये जो सब आप खाते हो वो वीगन ही तो है। कुछ अलग है क्या? नहीं है ना, वीगन ही है। तो मतलब उसके लिए कम से कम पैसे की ज़रूरत है, सभी लोग खाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स तो कोई फैक्टर ही नहीं हुआ। ये एक चीज़ है कि हम क्या है ना, अपने आप को बहुत मतलब बड़ा मानते हैं, ठीक है, कि कोई कमज़ोर मिल गया हमको, है ना, कोई कमज़ोर मिल जाएगा तो उसको दबा देते। जैसे क्लास में भी रहते हैं कुछ लोग, अरे है ना, कि थोड़ा कमज़ोर आदमी मिल गया तो उसको दबाना चालू कर देंगे। जैसे ये भैया है, ये थोड़ा छोटा दिखेगा तो 4-5 लोग मिलके इसको बुली करना चालू कर देंगे, है ना, ऐसा होता है। लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, ये इफेक्ट है ना मास स्केल पे, ये है, इसी का इफेक्ट है मास स्केल पे, ये कि हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं और एनिमल्स को हम ऐसे मानते हैं जैसे कुछ भी नहीं है।
कि उनको लात मार दी, उनको हकाल दिया, है ना? ऐसे नहीं है। वो भी इसी धरती पे पैदा हुए कुछ जीव है हमारी तरह। तो हम उनको, जैसे हम अपने लोगों की तरफ प्यार से पेश आते हैं, वैसे उनके भी साथ प्यार से ही पेश आना चाहिए हमें, है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? प्यार से पेश आना चाहिए। तो हम अपने आप को बड़ा मानना बंद करें और सभी जीवों को एक तरह देखें। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी तक की जनरेशन्स तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा अलग ही प्रॉब्लम थे। पहले इंसान ही इंसान को मारता था। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में करोड़ों लोगों की जाने गई है, एक दूसरे को मार रहे थे वो। अभी करोड़ों लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे, ठीक है? तो तब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही कुछ अलग थी। तब लोगों को जिंदा जला दिया जाता था, है ना, मार दिया जाता था। अभी क्या है, हम आराम से रहते हैं घर पे, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बोलना थोड़े बहुत वॉर चलते रहते हैं लोगों के, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कि करोड़ों लोग मर रहे हैं। आज हम सब सुखी है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हम प्राणियों को सुख से नहीं रहने दे रहे हैं, उनको हम मार रहे हैं, ठीक है? तो हम एक जनरेशन बन सकते हैं जो एनिमल एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करे, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज को भी रोके, ठीक है? एनिमल एक्सप्लॉइटेशन और क्लाइमेट चेंज, इस चीज़ को रोकना कोई बुरी बात है? अच्छी बात है। आप भी जियोगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी जिएगी, एनिमल भी जिएंगे, सब सुखी संसार होगा, है ना? ये सब मार मुर के कुछ मिलेगा आपको? मिलेगा तो आपको अपनी मौत मिलेगी आपको। अगर आप दूसरों को भी मारोगे तो आपको अपनी ही मौत मिलेगी, क्योंकि आप, मैंने एक्सप्लेन किया अभी कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है एनिमल्स को मारने से, ठीक है? नेक्स्ट एक वीडियो है, वो आप देख लीजिए। उसमें मैं हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे अर्थ एक खुशहाल प्लेनेट भी बन सकता है। इतना ज़्यादा क्रूएल्टी करने की हमको ज़रूरत नहीं है। रह सकते हो ना ऐसे? वो देखना आप कि एनिमल्स भी हम पे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर हम उनको, आप कुत्ते को बिस्किट भी खिला दोगे ना तो वो आपके पीछे पीछे आता रहेगा हमेशा। अच्छी बात है। ये एक डॉक्यूमेंट्री है, इसका नाम है माँ का दूध, ठीक है? ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे सब लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं यहाँ पे, है ना? देखा होगा यूट्यूब वीडियो आपने। तो ये डॉक्यूमेंट्री है, उसमें माँ का दूध करके। इसमें क्या है ना, ये आपको दूध का केटली दिख रहा होगा। तो ये हमको दूध की इंडस्ट्री के बारे में, अभी तो मैंने आपको 5-10 मिनट में सर ने बताया था आपको कि डेयरी में भी क्रूएल्टी है। अगर मिल्क भी खाते हो आप तो उसके पीछे गौ हत्या हो रही है। वो कैसे हो रही है ना, इसमें बहुत डिटेल में बताया।
ये आप डेफिनेटली देखो, डेफिनेटली मतलब 100% ये आपको देखना ही है, ठीक है। माँ का दूध करके लिख लो, नहीं तो ठीक है कहीं पे हाथ पे वगैरह लिख लो, माँ का दूध, घर पे जाके डेफिनेटली देखना इसको। मैं आपको कार्ड भी दूंगा एक, उसमें भी मतलब सब डॉक्यूमेंट्रीज के नाम है, ठीक है। वो कार्ड आप घर पे लेके जाओ और वो सर्च कर करके देखो वो सब वीडियोस, ठीक है, आपको बहुत समझ में आएगा उससे। अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, किसी के अगर कुछ क्वेश्चन होंगे, किसी के है कुछ क्वेश्चंस कि हम कोई अब ये जो तालियां बजाई है आपने, इसको अगर आपको मतलब ऑनेस्ट हो आप, अगर इसको अगर सही साबित करना है इन तालियों को आपको, तो आपको वीगन बनना पड़ेगा। सिर्फ तालियों से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसके लिए एक्शन भी लो। क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन होंगे किसी के मन में। आप आगे भी कर सकते हो, अगर आपको लगे कि हमने कुछ गलत बताया है या फिर आपको किसी चीज़ का अगर कोई बेटर सॉल्यूशन लगे, हमने आपको पता है कि ये सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी, लेकिन इस चीज़ों को छोड़ के बिना भी अगर हमें एनिमल क्रुएल्टी रोक सकते, तो आपको अगर कुछ ऐसे आइडिया है तो आप वो भी आइडिया आगे रख सकते हैं। किसी के पास कुछ क्वेश्चन है? कुछ भी किसी का क्वेश्चन हो सकता है ना, कुछ भी, कि अगर हम नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या ऐसा कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट हो आपके मन में। क्वेश्चन है आपको? क्वेश्चन है संख्या बढ़ जाएगी ऐसा क्वेश्चन है? मतलब आपको लग रहा है संख्या बढ़ जाएगी? ये हमने बहुत कॉमनली सुना, इसलिए मैंने जिक्र किया इसका। बहुत कॉमनली बोला जाता है कि अगर हम मुर्गी खाना बंद कर देंगे ना, तो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो इस दुनिया पे राज करने लगेंगे। मतलब पूरे मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ दिखेंगी आपको हर जगह। मतलब जहाँ भी जाओगे आप, गार्डन में जाओगे तो मुर्गियाँ, यहाँ मुर्गियाँ मुर्गियाँ मुर्गियाँ, ऐसे आपने सुना होगा है ना, कि खाना बंद कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ हो जाएगी। लेकिन कोई मुझे बताइए, आपको यहाँ पे कोई भी कौवा खाता है क्या? कौवा को खाता है कोई? तो सारे दुनिया में कौवा कौवा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो जो मुर्गियाँ है उनको हम ज़बरदस्ती पैदा करवा रहे हैं। वो दिखाया था ना आपको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें उनको इंजेक्ट करके पैदा करवाया जाता है। तो इसीलिए उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है। नहीं तो कोई भी एनिमल, आपको हज़ारों एनिमल है दुनिया में, उनकी संख्या कभी ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि नेचर में ऐसा नियम है कि वो अपने आप खुद को बैलेंस करता है। अगर मुर्गी की संख्या थोड़ी बढ़ भी गई ना, तो वो अपने आप उसको कम कर देगा। ये नेचर है, प्रकृति है। इंसान की जिम्मेदारी नहीं है किसी एनिमल की संख्या कम या बढ़ाना, कम करना या ज़्यादा करना। ये नेचर की जिम्मेदारी है, वो कर लेता है हैंडल अपने आप, ठीक है। तो आप खाना बंद कर दोगे ना, तो मुर्गियाँ भी अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको मैं तो इवन कहता हूँ कि दिखना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि जितने भी एनिमल्स आपको दिखते हैं ना, वो इंसान के यूज़ के। आपको गाय दिखती होगी, बकरी दिखती होगी, कभी रोड पे शेर दिखा है? कभी रोड पे लोमड़ी दिखी है? नहीं दिखी है ना। तो जितने भी ज़्यादातर एनिमल्स आप देखते हो ना, वो इंसान के यूज़ के इसलिए दिखते हैं, क्योंकि वो पैदा करता है उसको। जैसे गाय दिखती होगी, बकरी दिखती होगी, मुर्गी दिखती होगी ना, बत्तख और डुक्कर, ये सब दिखता होगा। तो ये सब इंसान के यूज़ के, वो लोग खाते हैं उसको, तो पैदा करते हैं। तो ये सब मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आप खाना बंद कर दोगे तो संख्या बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी, आप निश्चिंत हो जाइए, छोड़ दीजिए उसको खाना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी? कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट, एकदम हाई से हाई लेवल का डाउट होगा, पूछ लो। एक डाउट होता है कि मेरे बदलने से क्या होगा? मेरे बदलने से क्या होगा? सब ये कर रहे हैं, मगर मैं अच्छा बन जाऊंगा, तो ये तो नहीं बदलेगा, मेरा दोस्त तो नहीं बदलेगा, तो मैं क्यों अच्छा बनूँ? हाँ, तो ये फोमो भी हो जाता है कभी कभी, है ना, कि यार सभी लोग खा रहे हैं मेरे क्लास के, मैं अकेला ही। तो वो भी बोलेंगे आपको कि आप कोई संत हो क्या, संत है तू, भगवान है तू, ये सब टॉन्ट मारेंगे ना, कोई ना कोई मारते हैं हमको। मतलब हमको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, सर को है, उनको है। इनके कॉलेज में शायद यही वीगन है शायद, और है। हाँ, तो बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं, तो उनको बुली भी किया जाता है। तो ऐसा सवाल आता है मन में कि यार साला मैं अकेला ही बदल जाऊँ, बाकी लोग वैसे ही करते रहे। हाँ भाई, बिल्कुल अकेले बदलो आप, क्योंकि आपको समझ में आई ना बात, उनको समझ में नहीं आई। जिसको समझ में आई उसको बदलना चाहिए, और उसको आगे भी वो बात को फॉरवर्ड करना चाहिए।
ठीक है ना। ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है चरय वेति चरय वेति, मतलब जो आपको समझ में आ गया उसको अप्लाई करो और आगे भी उसको ट्रांसफ़र करो उस बात को जो आपको समझ में। अगर आपको किसी सोचो आपको कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और कोई भी नहीं रुक रहा है उसको बचाने के लिए, क्या आप रुकोगे? कितने लोग रुकेंगे? क्यों रुकोगे? क्योंकि आपको समझ में आ गया कि इसकी मदद करनी चाहिए, समझ रहे? तो इसमें भी ऐसा कुतर्क नहीं देना, इसमें भी वही चीज़ अप्लाई करना है आपको कि मुझे समझ में आ गया अब मैं बदलूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? तो कौन कौन बदलेगा आज ये बताओ, हाथ ऊपर कीजिए। अरे बाप रे, और ये ऐसे दूध मीट ये छोड़ के पूरा हाथ ऊपर करो, आधा छोड़ोगे? पूरा छोड़ोगे ना? बहुत लोग हैं यार, बहुत बढ़िया। ये दूध चिकन मटन ये छोड़ के आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो। इसके अलावा अल्टरनेटिव्स भी आते हैं, जैसे दूध में सोया मिल्क आता है, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क। आप तो खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि आप ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं कर रहे हो। इससे भी टेस्टी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। आपको बस पूछना पड़ता है कि भाई ये मिलेगा क्या, और वो कम क्वालिटी के रहते हैं, सस्ता भी रहते हैं। अगर आपको पता है टोफू मिलता है, टोफू मार्केट में सोयाबीन का पनीर रहता है वही प्रकार, वो आधे दाम में मिलता है। आपको किसी वेंडर के साथ बोला मतलब मांगा आपने, तो फिर सोयाबीन आधे दाम में मिल जाता है आपको, ठीक है। तो फिर सस्ते हैं, बेटर प्रोटीन है उसमें ज़्यादा, टोफू में ज़्यादा प्रोटीन मिलता है आपको। आप देखोगे जिमर्स जो भी जिम जाते हैं टोफू खाते हैं पनीर से ज़्यादा, तो फिर भी उसमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ज़्यादा हेल्दी है, प्रोटीन ज़्यादा है उसमें, सस्ता है, और क्या चाहिए हमें। तो ऐसा कुछ सेक्रीफाइस नहीं कि भाई ये होगा तो वो होगा, ठीक है। और कोई डाउट्स किसी के मन में? मेरा बिजनेस है इसका, मेरे पापा का, तो फिर इसमें हम क्या करें? किसका बिजनेस है? मेरे पापा का कोई बिजनेस है, डेयरी फार्म बिजनेस मीट का बिजनेस है आपको। आपके पापा का है क्या? मेरे पापा ठीक है, अभी ये पूछ रहे कि जिनका बिजनेस है वो क्या करे। हाँ हाँ, जिनका बिजनेस है वो, ऐसा बहुत लोगों से सुनने को मिलता है, ठीक है, कि मतलब, और ऐसा आपका भी क्वेश्चन होगा कि यार उनका तो घर बर्बाद हो जाए, बैठ जाओ इनका तो घर ही बर्बाद हो जाएगा यार। हम अगर दूध पीना बंद कर देंगे तो वो जो डेयरी वाला है ना, वो तो घर का खाली हो जाएगा, उसको तो दूसरा कुछ करने को मिलेगा ही नहीं, वो तो कंगाल हो जाएगा, इसलिए हम पीते हैं। ये भी बहुत लोग बोलते हैं मुझे, ठीक है, कि उसकी हमको बहुत चिंता है वो डेयरी फार्मर की या फिर चिकन मीट वाले की, उसके बच्चों की, इसलिए हम चिकन को खाते हैं। मुझे बताइए कि पहले के ज़माने में इंटरनेट कैफ़े रहते थे, है ना, जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं था तभी, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इंटरनेट कैफ़े में जाके वहाँ पे इंटरनेट सर्व करते थे, या फिर कुछ हमको इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो निकालते थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ ना, वो मोबाइल आ गया आपके हाथ में, जिसमें इंटरनेट मिलने लग गया आपको। तो आप वो इंटरनेट वाले के बारे में सोचे कभी? किसी ने सोचा इंटरनेट वाले का क्या होगा यार, वो घर कैसे चलाएगा? किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि आपको क्या हो गया, बेटर चीज़ मिल गई करने के लिए, तो आपने वो यूज़ करना शुरू कर दिया। आपने सोचा नहीं कि इंटरनेट वाला कमाई कैसे करेगा अभी, वो कैफे वाला, है ना। तो ये चीज़ है ना, सदियों से होती आ रही है, क्योंकि इंसान हमेशा इवॉल्व करता है, वहीं पे नहीं रहता है। जैसे पहले कोई बनाता था, मतलब कोई चीज़ हाथ से बनाता होगा तो अभी फैक्ट्री में बनती है, तो हाथ वाले का तो कमाई चली गई। लेकिन क्या होता है ना, इससे क्या होता है ना, न्यू बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं। जैसे सर ने अभी बताया है कि अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है ना। जैसे कोई मीट नहीं खाएगा तो वो कोई दूसरी चीज़ तो खाएगा, तो ये बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करके उस बिजनेस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि डिमांड वैसी ही है खाने की। इंसान कम नहीं हो रहे, इंसान उतने ही है, डिमांड वैसी की वैसी ही रहेगी। तो आप, हो सकता है कि आप अभी चिकन ना बेचो, आप सब्जी बेचो, कितना आसान है ना। उससे आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो मीट शॉप चलाने से है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एनिमल्स का। उनमें भी एक भावना रहती है जीने की, जैसे हम उनकी वो अगर अधिकार, अगर हक उनका छीन रहे हैं, तो हम अपने लिए तो अच्छा कर रहे हैं कि हम कमाई कर रहे हैं, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से जब आप देखोगे तो ये बहुत बुरी चीज़ है उनके लिए। तो हम, हो सकता है कि धीरे धीरे हम
शिफ्ट करना शुरू करें। जैसे मुझे कुछ पता चले, अगर मेरा मीट का दुकान है, अगर मुझे ये सब पता चले तो मैं धीरे धीरे उसको ट्रांजिशन करूँ दूसरे बिजनेसेस में, ठीक है, क्योंकि कमाई तो बहुत चीज़ों से करी जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको धंधा बंद हो जाएगा, ये वीगनिज्म होगा क्योंकि अभी तो हमें बस उनके पर्सनल लेवल पे एथिक्स की वजह से, हमारे मतलब एथिक्स के संस्कार हमारे मतलब इसको मारना पापे, इस अगर इससे चले तो फिर हम वीगन बन सकते हैं, लेकिन बाकी लोग इस चीज़ को होने में 400 साल लगेंगे, 400-500 साल लगेंगे, आपको बदलने में बहुत टाइम है उसमें। अगर आप अपना कंटिन्यू करते हैं धंधा तब भी आप अच्छे से पूरी ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने सेशन देखा, आपको बदलने की इच्छा हुई, फिर आपके पापा वही बिजनेस करेंगे, लेकिन आप बड़े होकर कुछ और करना, तो मतलब वो बिजनेस तो पापा कर लेंगे, उसके बाद आप चेंज हो जाना, फिर वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ कोई ऐसे चुटकी में होने वाली चीज़ नहीं, इससे बहुत दशक लगेंगे, सेंचुरीज लगेंगे चीज़ बदलने में। फिर डिमांड डिमांड तो उतनी रहेगी कि अगर मैं दूध नहीं पीऊँगा तो फिर मैं सोया मिल्क कंज्यूम करूँगा, मुझे तो पेट भरना है मेरा, राइट। तो फिर इधर की डिमांड कम होंगी तो उधर की डिमांड बढ़ेगी और जॉब्स उधर शिफ्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले CD DVD चलते थे, आजकल फोन पेन ड्राइव तक चलने लगे, तो फिर वो बिजनेस बंद हो गया, उसकी डिमांड कम होंगी, यहाँ की डिमांड बढ़ गई, तो फिर इस लेवल की चीज़ें बैलेंस होती रहती है। तो ऐसा नहीं कि सब भूखे मर जाएंगे, जो भी डेयरी फार्मर्स है, स्लॉटर हाउसेस है, वो खुद चेंज होंगे, उनके बच्चे चेंज होंगे। अगर वो भी चेंज नहीं हुए वो तो डिमांड तो उतनी रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वीगनिज्म, धीरे धीरे लोग चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। फिर अगर आपको चेंज हो रहा पड़ा तो आप चेंज हो सकते हो, अगर आपके पापा को आप बताइए सारी चीज़ें, अगर वो भी चेंज होगा वो तो और अच्छी बात है, ठीक है। और फिर आप मतलब लोग भगवान के पास लेके जाते हैं, उनको कट करते हैं, तो बोलते हैं उनको पसंद है, उनको चढ़ाते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? एडिशन देखो इनका क्वेश्चन है कि भगवान के पास बकरियों को लेके जाते हैं और काटते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे होती है। इवन मेरा खुद का जो कुल दैवत है तुलजा भवानी, बहुत से लोगों का भी होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा तुलजापुर में मंदिर है, उसके बाहर देखना बहुत सारी मीट शॉप है, वहाँ से लोग खरीदते हैं बकरी और जाते हैं और सेक्रीफाइस करते हैं उसको। सेक्रीफाइस बोले तो क्या होता है, कुछ कुर्बान करना है ना, कुछ छोड़ना, मतलब अपनी जो पर्सनल पोजीशन है उसको त्याग देना, उसको क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो अभी सोचो आप अगर आप 200 रुपये की मुर्गी खरीदते हो अगर, और आप उसको चढ़ा भी देते हो भगवान पे, तो आपका क्या सेक्रीफाइस हुआ, कुछ सेक्रीफाइस किया आपने, कुछ त्यागा, कुछ भी नहीं त्यागा, आप तो वैसे के वैसे ही हो, है ना। अगर ये सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट क्यों है मैं बताता हूँ आपको। ये इसलिए क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब आप कुछ त्यागते हो ना, कुछ त्यागते हो, आप अपना ही कुछ पोजीशन छोड़ देते हो, तो ये एक अच्छी भावना पैदा करती है, आप में त्याग की भावना पैदा करती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोजीशंस भी हम रखते हैं, जैसे हमारे पास घर है ना, और हमारे पास रिश्ते हैं अपने, है ना, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब हमारे पोजीशंस है, मतलब हमने एक्यूमुलेट करके रखे हैं किधर तो एक जगह पे, कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब मेरा है ना। और आपको जितना मिलेगा आपको कम ही लगेगा, और ज़्यादा आप एक्यूमुलेट करना चाहोगे। तो ये जो एक्यूमुलेशन की भावना है, इस भावना को काटने के लिए धर्म में बताया गया है कि आप त्याग करो, सेक्रीफाइस करो। तो मेरे लिए आप अगर एक जानवर खरीदते हो 200 रुपये का और उसको काट देते हो, तो उससे कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं हुआ, तो कुछ फ़ायदा हुआ वो काटने का, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपके पोजीशंस तो वैसे ही है, आपने सिर्फ क्या किया, फॉर्मेलिटी के नाम पे जानवर खरीद के काट दिया। तो ये जो धर्म में चीज़ है ना, ये अच्छी चीज़ लिखी हुई है एक्चुअली, ये अच्छी चीज़ है कि कुछ आपकी पोजीशन त्याग दो आप, बहुत महान काम है ये करना है तो। लेकिन हम क्या करते हैं ना, उसमें भी हम क्या करते हैं, पाखंड करते हैं कि हमको करना तो है कुछ तो बेचारे जानवर को ही चलो इसको ही दे देते भाई, पर ये एक्चुअल चीज़ नहीं, ये क्या है ना, पाखंड हो गया इसका रियल मीनिंग क्या है कि आप ऐसी चीज़ें छोड़ो जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसी चीज़ें आप छोड़ ही नहीं पाते हो, इसलिए आप क्या करते हो, जानवर को मार देते हो। तो ये गलत चीज़ है ना, गलत चीज़ होगी। तो जो चीज़ आपने बोली वो हो रही है, मास स्केल पे हो रही है, लेकिन वो गलत है। तो ये भी कब चेंज होगी, जब हम रियल मीनिंग समझाएंगे लोगों को कि सेक्रीफाइस का रियल मीनिंग क्या है,
ठीक है, तो वो चेंज हो गई। लोगों में परसेप्शन है अलग अलग बने हुए, लोग अपने स्वार्थ की पूजा करते हैं, सेक्रीफाइस तो करते नहीं है, तो इस चीज़ को ही सेक्रीफाइस मान लेते हैं, तो वो भी गलत ही चीज़ है। ठीक है, तो कुछ लोग अंधविश्वास में भी मतलब ये करते हैं। मेरी दादी खुद कहते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अपशगुन होता है, मेरी दादी खुद मानती है, लेकिन क्या ना, हमें तो स्कूल में बताया गया कि ये सारे मतलब सबसे बड़ा जो रहता है ना अंधविश्वास, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया अंदर मतलब बुरा होता है, हमें स्कूल में बताया। तो फिर मेरी दादी आज भी मानती है, तो इस तरह से सेक्रीफाइसेस भी चले, तो वो भी एक प्रकार से मतलब सर ने बताया सेक्रीफाइस का असली मीनिंग क्या है, लेकिन जो हम कर रहे हैं सेक्रीफाइस, किसी को 200 रुपये की देके काटना, वो भी एक प्रकार से अंधविश्वास ही होगा, मतलब पाखंड कर रहे हैं। तो फिर जो भी ट्रेडिशन शुरू है, ट्रेडिशन जहाँ जिस हद तक पर्सनल लेवल पे रहा हमारे, तब तक करना ठीक है, लेकिन अगर उस ट्रेडिशन से किसी का नुकसान हो रहा है